नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। दोस्तों, इन दिनों मिथिला स्टूडेंट यूनियन की चर्चा बिहार में खूब जोर शोर से हो रही है। तो आज हम अनूप जी से जानेंगे कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन है क्या, उसका चरम लक्ष्य क्या है। तो अनूप जी, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी जी, नमस्कार सभी आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम अनूप मैथिल हुआ। मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन का संस्थापक हूँ। ये जो संस्था आपने कही है MSU, इसे 5 लोगों ने मिलकर फाउंड किया था, जिसमें से मैं एक संस्थापक हूँ और इसका मैं फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। जी जी। और ये संस्था जो है, इसका निर्माण हम लोगों ने दिल्ली में किया था और निर्माण का एकमात्र उद्देश्य था हमारा कि मिथिला क्षेत्र और छात्र, जो हमारा मिथिला क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा हुआ है, जी जी। तो उस क्षेत्र का विकास हो, साथ ही साथ छात्र का भी विकास हो। कई लोग हमसे कहते हैं कि जब ये स्टूडेंट यूनियन है तो छात्र के मुद्दे पे ही उसको काम करना चाहिए। जी जी। लेकिन हमने इसलिए इसमें क्षेत्र के मुद्दे को भी जोड़ा क्योंकि हमारे छात्र जो हैं, कई सारे ऐसे छात्र हैं जो उन्होंने कई पढ़ाई की है, हमारे यहाँ जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, उनसे पढ़ कर जाते हैं और बेरोजगार रह जाते हैं। जी जी। तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र की समस्या है, जब तक हम उसको नहीं सुलझाएंगे, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ के छात्र का भी विकास हो पाएगा। इसलिए हमने ये संगठन जब बनाया था तो स्पष्ट विजन था, हमारा स्पष्ट विजन है कि हमें क्षेत्र को भी ठीक करना है और छात्र को भी ठीक करना है। सिर्फ और हम छात्र पे ही ध्यान देंगे और क्षेत्र को हम वैसे ही पिछड़ा छोड़ देंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी विजन के साथ संगठन बनाया गया था और 6 साल हो गए हैं बने हुए। 2015 में से बनाया गया था। जी और जी। 6 साल में हम लोगों ने कई सारे काम भी किए हैं। जी जी। अच्छा, ये जब संगठन बना तो ये पहल किन्होंने शुरू की थी? आपने शुरू की थी या कोई और थे वो? नहीं, हमने जैसे कहा कि 5 लोगों ने बनाया। एक मैं था, जी हमारे मित्र हैं रोशन मैथिल जी, जी। नीतीश कर्ण जी, राजा रॉय जी, कमलेश मिश्रा जी, तो ये 5 लोगों ने हम लोगों ने मिल के बनाया था। अच्छा, आप इसमें सारे किसी के आप पीछे जी जी, आप सारे लोग दिल्ली में ही रहते थे? जी जी, दिल्ली में ही रहते थे। अच्छा अच्छा। तो जी हम सारे लोगों ने मिल के बनाया था। उस समय हम लोग इससे पहले भी मिथिला मैथिली से जुड़े हुए थे और कई सारा हम लोगों ने काम भी किया था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक स्टूडेंट यूनियन की आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई क्षेत्र बहुत पीछे पीछे चला जाता है और जब एक क्रांति करने की जरूरत होती है। आपने भी देखा होगा कि भारत में जितनी भी क्रांति आजादी के बाद हुई है, जी उसमें छात्रों का योगदान रहा है, चाहे जेपी आंदोलन हो या कोई और भी आंदोलन। जी जी। तो हमने बिल्कुल। देखा कि मिथिला को भी एक क्रांति की जरूरत है। मिथिला जितना पीछे चला गया है, जी जी। मिथिला के साथ भी सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जी तो अगर जी। मिथिला को हमें फिर से राइज करना है, जी मिथिला को फिर से डेवलप बनाना है, तो क्रांति की आवश्यकता होगी। और हमें ऐसा लगता है कि क्रांति छात्र ही कर सकते हैं। जी। जी हमेशा छात्रों ने ही क्रांति किया है और छात्र ही क्रांति करेंगे। तो जी। यही क्रांति करने के उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया गया है। कई लोगों को लगता है जी कि जी। इस संगठन के पीछे जो है फलना व्यक्ति है, चिलना व्यक्ति है, ये सब पूरी अफवाह है। जी इसका जी। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जी आप लोगों को इसलिए लगता है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि 22 साल के नौजवान इतना बड़ा संगठन नहीं बना सकते, जी। है अच्छा, ना। एक बात आपने कही कि मिथिला का विकास नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है? मिथिला के लोग जिम्मेदार हैं या बिहार की राजनीति जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा मिथिला के लोग ही जिम्मेवार हैं। अगर हम जागरूक होते हैं, हमारे मिथिला के लोग जागरूक होते, मिथिला के लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष किया होता, इसके लिए लड़ाई लड़ी होती, तो कोई भी नेता, किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमको पिछड़ा कर सके। हम लोगों ने तो हार मान लिया, हमारे लोगों ने हार मान लिया, अपने क्षेत्र से मुंह मोड़ लिया। इसी के कारण जो है हम पिछड़े हैं। जी सबसे जी। बड़ी गलती यही, आप कहीं और जाए, आप खासकर दक्षिण के राज्यों में जाए तो जी वहां भी राजनीति होती है और वहां पे भी बड़ी गंदी राजनीति होती है। जी। जी तमिलनाडु ही है, वहां पे तो इतनी गंदी राजनीति होती है कि जयललिता का जो है पल्लू खींच लिया गया था विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल। जी उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री बन के नहीं आऊंगी तब तक मैं इस विधानसभा में कदम नहीं रखूंगी। तो वहां भी गंदा राजनीति होता है, लेकिन वहां के नेता राजनीति, गंदी राजनीति करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र को प्रायोरिटी पे रखते हैं, विकास जी। को प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि जनता जागरूक है।
अगर वो जी विकास नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे, तो जनता उखाड़ फेंकेगी उनको। जी जी मिथिला के लोग, मैं तो सबसे मिथिला के लोगों की सबसे बड़ी गलती है, उसके जी बाद ही नेताजी की गलती कहूंगा। क्योंकि अगर जी हम लोग जाग जाए, हम लोग अगर अवेयर हो जाए, हम लोग ऐसे लोगों को चुने जो मिथिला की बात करे, मिथिला के विकास की बात करे, तो फिर मिथिला क्षेत्र तो डेवलप हो ही जाएगा। हम लोग तो ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कहते हैं शमशान की घेराबंदी कर देंगे, कब्रिस्तान की घेराबंदी कर देंगे, मतलब जीते जी वो कुछ नहीं करते हैं, मरने के बाद जो है हमें दिलासा दिलाते हैं कि भाई शमशान में हम जो है घेराबंदी करवा देंगे, मुस्लिम को कहते हैं कब्रिस्तान में घेराबंदी करवा देंगे, ऐसे लोगों को हम जिता देते हैं, तो भाई तो क्षेत्र तो पीछे जाएगा ही। जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज, एमएसयू का संचालन कैसे होता है, इसकी गवर्निंग बॉडी कैसे चुनी जाती है? जी, एमएसयू का संचालन, जैसे एमएसयू एक डेमोक्रेटिक संगठन है। मिथिला जी में इससे पहले जितने भी संगठन बने थे वो पॉकेट के संगठन थे। मैंने जिन्होंने बनाया उसको अपने पॉकेट में रखा। जी जब इस संगठन को बनाया गया था तो मेरा अध्यक्षीय कार्यकाल 2 साल का था। मैंने उसे 1 साल के लिए कर दिया। मैंने 1 साल के बाद ही कहा कि नहीं, अब जो है फिर से नया अध्यक्ष चुनिए। जी इसके पीछे मेरा लॉजिक ये था कि अगर एक ही अध्यक्ष लंबे समय तक रहेगा तो इसका हाल भी जो है पॉकेट वाली संस्था की तरह हो जाएगा। हो जाएगा। तो जी तो हमने एक परंपरा की शुरुआत की कि नहीं, हर साल जो है अध्यक्ष नया बदला जाएगा। जी तो जी वही परंपरा कंटिन्यू है कि हमारी जो है जितने भी वोटर हैं, जो नेशनल कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं हमारे, और कई सारे अभिभावक होते हैं, जी जिला अध्यक्ष और बहुत सारे, वो प्रक्रिया है जो उनको हम क्राइटेरिया है जिससे हम ये तय करते हैं कि कौन से व्यक्ति वोट डालने के योग्य हैं और नहीं है। उन जी सबको मिलाकर हमारी वोटिंग होती है जिसमें अध्यक्ष चुना जाता है। 5 पदों के लिए हम लोग वोटिंग करते हैं: अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, बिहार प्रभारी, संगठन मंत्री। जी और जी उसके बाद जो है फिर हम जो है बाकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होता है। फिर जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है बिहार कार्यकारिणी को चुनती है, बिहार कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी में वोट के माध्यम से अध्यक्ष को चुनती है। ऐसे ही प्रोसेस होता है, पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से फॉलो किया जा रहा है। जी लेकिन जी अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने संगठन को रिस्ट्रक्चर किया है, जी क्योंकि संगठन डेमोक्रेटिक हो चुका है। जी संगठन में अभी तक जो है 4 अध्यक्ष बन चुके हैं और 4 अलग अलग व्यक्ति अध्यक्ष बन चुके हैं। जी जी तो हम लोगों ने जो है अभी संगठन को एक नई दिशा देने के लिए जी हम अपने मिशन को, जो हमारा मिशन है जी मिथिला का सर्वांगीण विकास इसको देने से, इसको दिशा देने के लिए हम लोगों ने संगठन को एक रिस्ट्रक्चर किया है, जिसमें अभी 3 पूर्व अध्यक्ष मिलकर संगठन को अभी ऑपरेट कर रहे हैं और इसको एक नया दिशा देंगे। और भविष्य में आप देखेंगे कि जी जी। संगठन नए स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने आएगा। तो ये कब तक दिखेगा ऐसा नए स्ट्रक्चर में संगठन? मैं अभी फिलहाल संगठन को 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें एक मैं हूं और एक अविनाश जी हमारे हैं और रोशन नफिल जी हैं पूर्व अध्यक्ष। जी जी तीनों हम अध्यक्ष रह चुके हैं। वो अभी हम लोगों ने अभी जितनी भी कार्यकारिणी है उसको भंग किया है और हम तीनों को जिम्मेवारी मिली है कि आप संगठन को चलाइए और संगठन को रिस्ट्रक्चर करिए। जी जी रिस्ट्रक्चर हम लोग इसलिए संगठन को कर रहे हैं क्योंकि हमने ये डेमोक्रेटिक किया, संगठन को हमने काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक किया। लेकिन इसमें एक समस्या ये आ गई कि हमारे जो ब्रिलियंट माइंड थे, जैसे उनको 1 ही साल का कार्यकाल मिला। तो अच्छा 1 साल जब, और 1 साल का कार्यकाल मिला या 2 ही साल का कार्यकाल मिला, लेकिन उनमें क्षमता अभी है कि जी वो जी 5 साल 10 साल जो है उनके पास, सब तो युवा ही है ना। ये बात है। जी तो जी हाँ हाँ हाँ, तो हमने सोचा कि ऐसे ऐसे लोगों की जो है, जो हमारे संगठन के बेस्ट हमारे जो लीडर हैं, जी उनको, उनके निगरानी में, उनके मार्गदर्शन में संगठन चलेगी तो लक्ष्य हम लोग जल्दी प्राप्त कर कर लेंगे। लेंगे। बिल्कुल तो अभी बिल्कुल। 1 महीने के अंदर में जो है हमारे एम्स आंदोलन के बाद जो है आपके सामने नया स्ट्रक्चर आ जाएगा। जी जी। हम लोग एम्स आंदोलन पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मेरे सवाल हैं, ठीक है? जी जी अच्छा, जी जी। एमएसयूआई का मुख्यालय कहाँ है? एमएसयू का हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में है। दिल्ली में द्वारका मोड़ पे हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पे इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी जी और आप सभी को मालूम है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा उद्देश्य गैर राजनीतिक है। तो जी इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में है। जी और मिथिला में भी हमारे कई सारे कार्यालय हैं, जैसे मधुबनी में चकदा में हमारा कार्यालय है, दरभंगा में मिर्जापुर में हमारा कार्यालय है, जी जी ब्लॉक लेवल पे भी हमारे कई सारे कार्यालय है, बेनीपुर में है, बेनीपट्टी में है, तो कई सारे कार्यालय हैं। जी जी। अच्छा, हर संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जी जी एमएसयू को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है? जी। देखिए, पैसा, सही बात कहा है कि कोई भी संगठन हो, एमएसयू ही नहीं, मैं किसी भी संगठन किसी की भी। बात करूं, जी जी हाँ, तो कार्यकर्ता
कोष, कार्यालय, कार्य योजना, इन 4 चीजों की जरूरत होती है। जी आपके पास कार्यकर्ता है, अगर कोष नहीं है तो आप कार्यालय कैसे खोलेंगे, जी है ना? जी कार्यकर्ता को मूव कैसे करवाएंगे? जी अब कहीं जाना है, किसी प्रखंड में हमें कार्यकर्ता को भेजना है, तो उनको तो कम से कम आजकल तो है कि अगर मान लीजिए हम बाइक से ही उनको भेजेंगे या बस से ही भेजेंगे, किराया तो देना ही पड़ेगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जी जी तो बिना कोष के तो हो ही नहीं सकता, कार्य जी पद्धति भी जरूरी है। तो आपने कोष से हमसे सवाल पूछा है, जी तो जी हम लोगों ने जब संगठन बनाया तो हमारे पास 2 विकल्प थे। जी हम सभी नौजवान थे, युवा थे, हमारे पास 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि हम किसी बड़े व्यक्ति को पकड़े। जी बड़े व्यक्ति कहने का मतलब है कि जिनके पास अथाह पैसा है, जी जो जी पॉलिटिकल रूप से एम्बिशियस पर्सन है, जी जिनको जी आगे बढ़ना है, उनको पकड़े और उनको हम कहें कि आप हमें फिनांस कीजिए, आप हमें पैसा दीजिए, जी हम जी संगठन को चलाते हैं और आपको हम प्रमोट करेंगे, आपको हम जो है आपके लिए हम काम करेंगे। जी जी ठीक। जी अब जी सीधी सी बात है, कोई अगर व्यक्ति पैसा देगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख देगा, तो उसका भी कोई ना कोई स्वार्थ होता ही है, हाँ वो वो तो चाहेगा होगा कि ही। हम कुछ बेनिफिट ले। जी दूसरा हमारे पास विकल्प था कि हम किसी व्यक्ति को नहीं पकड़े, हम जी हजारों लाखों व्यक्ति को पकड़े, जी उनसे 2000, 1000, 500, 50, 100 रुपया हम मांगे। जी दूसरा जी विकल्प बड़ा कठिन विकल्प था। दूसरा जी विकल्प इसलिए कठिन विकल्प था, इसमें हजारों व्यक्ति के पास जाना पड़ता है, हजारों व्यक्ति की बातें सुननी पड़ती है, और वो ऐसा भी नहीं होता है कि आप अगर किसी के पास जाएंगे, कहेंगे कि हमें सहयोग कीजिए, तो वो सहयोग करेंगे ही। 3 घंटा, 4 घंटा वो अपनी आपको योजनाएं बताएंगे, अपनी बात कहेंगे, और हो सकता है कि आपको बोले कि कल आइए, परसों आइए। जी तो जी हमने दूसरा विकल्प चुना। ये जी बड़ा कठिन जरूर है यह विकल्प, क्योंकि इस विकल्प में आपको हजारों व्यक्ति से बात करना पड़ता है, उनके भरोसे रहना पड़ता है। जी लेकिन दूसरे विकल्प में क्या होता है कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। दूसरे विकल्प में ये होता है कि आपने अपनी विचारधारा को बनाए रखा है। हम जी किसी के हमने किसी के साथ या मिथिला के साथ कोई छल कपट नहीं किया, हमने अपनी विचारधारा को नहीं बेचा। तो हमने दूसरे विकल्प को चुना है, और अभी भी आप देखते होंगे, सभी देखते होंगे कि हम्म एमएसयू क्राउड फंडिंग के भरोसे चलती है। जी हम जी लोगों से कहते हैं कि भाई मिथिला के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं, और मिथिला का विकास सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं है, जी सबों जी की सब जिम्मेवारी है, सबकी क्योंकि जिम्मे सब है। सबकी जिम्मेवारी, और सब ये जी बात समझते भी हैं। तो और सब कंट्रीब्यूट भी करते हैं, जिनसे जो जुड़ता है, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, जो जैसा जुड़ता है जी जी वैसे वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। और फिनेंशियली तो हम लोगों की स्थिति बहुत खराब ही रहती है, ऐसा नहीं है कि बहुत है। जी हमारे कार्यकर्ता कभी रोटी अचार खाते हैं, कभी पैसा रहता है तो अच्छा खाना उनको मिल जाता है, नहीं तो कभी भूखे भी उनको रहना पड़ता है। तो जी पैसे की जी समस्या है, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जी जब जी तक हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं होंगे, जब तक हमारा मिथिला विकसित नहीं होगा, जी तब तक वो समस्या रहेगी ही। तो जी वैसे हम क्राउड फंडिंग से चलते हैं, हमने पहले दूसरे विकल्प को चुना है। जी और अभी सब जानते भी हैं कि एमएसयू ने किसी भी नेता को, किसी भी लीडर को प्रोजेक्ट नहीं किया है। हमारे नेता वही है, हमारे लीडर वही है, जो कार्यकर्ता हमारे हैं, हम जी जो संगठन में शुरू से जुड़े हुए हैं। और जी बाहरी कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा कुछ नहीं है। तो एमएसयू इसी प्रोजेक्ट पे चल रही है और आगे भी चलेगी। जी। अच्छा, एमएसयू से जुड़ने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी है क्या? आपके संगठन से लोग क्यों जुड़े? दो मेरा प्रश्न है एक ही साथ। एक है जी जी। कि एक पहला प्रश्न है उसमें कि एमएसयू से जुड़ने के लिए क्या कोई एज रेस्ट्रिक्शन भी है? दूसरा प्रश्न है कि आपके संगठन से लोग क्यों जुड़े? जी, एज, जहाँ तक एज रिस्ट्रिक्शन की बात है, तो हमने एमएसयू को बनाते समय, क्योंकि हमने बस आपको पहले भी बताया है कि एमएसयू से पहले भी हमने मिथिला मैथिली के लिए 2-3 साल पहले भी काम किया है, और अन्य संगठन को बनाकर भी, कई सारे संगठन भी हमने एक बनाया था, उसमें उसके अंतर्गत हमने काम किया था। तो हमें उसमें काफी अनुभव हुआ था। तो हमने सबसे पहले एमएसयू में हमने ये रखा था कि एमएसयू में कोई भी पदाधिकारी जो होंगे, एमएसयू से वो 30 साल से ऊपर के नहीं हो सकते हैं। अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कोई, अगर मान लीजिए उनको अहम पदों पे आना है, तो एक तो क्राइटेरिया हमारा है कि 30 साल से कम उम्र होना चाहिए। ये तो हमारा क्राइटेरिया है। जी जी 30 साल से दूसरा हमारा क्राइटेरिया है कि उनका जुड़ाव किसी भी दल से नहीं होना चाहिए। कि जो भी बिल्कुल। हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं या एक्टिव पदाधिकारी है, वो किसी दल से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, और जी 30 साल से उनका कम उम्र होना चाहिए। ये हमने इसलिए किया ताकि फ्रेशनेस बना रहे, और 30 साल से कम उम्र के लोग थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड कम होते हैं। जी इनका एक जी ही उद्देश्य होता है कि क्षेत्र का कैसे विकास हो जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो थोड़ा लोगों को पॉलिटिकली झुकाव बढ़ता है कहीं ना कहीं। झुकाव बढ़ता है। और जी हमने चाहा कि इसको हम नॉन पॉलिटिकल रखें, क्योंकि पॉलिटिकल लोगों को अगर हम रखेंगे मेन फ्रेम में, तो हो सकता है कि भटकाव आ जाए। कोई कहेंगे कि भाई बीजेपी के साथ चल रहा है, कोई कहेंगे आरजेडी के साथ चल रहा है, कोई कहेंगे कांग्रेस के साथ चल रहा है। तो ये हम लोगों ने पहले ही विश्लेषण किया था, बनाया था, इसी विजन के साथ बनाया था कि जी हम ऐसे किसी लोग को नहीं रखेंगे। जी दूसरा आपने सवाल किया है कि
कोई भी, हाँ, जुड़ कोई भी सकता है, किसी भी एज को है, के हो, 50 साल हो, 60 साल हो, उससे वो भी जुड़ सकते हैं। उनको हमने अभिभावक श्रेणी में रखा है। अगर 30 साल से नीचे है तो वो तो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हो क्या जाएंगे। करता हूँ जी, अगर, बिल्कुल। हाँ, अगर जो ऊपर है उनको हम अभिभावक मानते हैं, अपना गार्जियन मानते हैं, और उस ट्रेंड में उनको हम संगठन, और जुड़ना इसलिए चाहिए क्योंकि आप देखेंगे एमएसयू के अलावा तो कोई काम ही नहीं कर रही है संगठन ना। अब जी बिहार में मिथिला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। जी आप मुझे बताइए, बिहार में कोई ऐसा संगठन है जो एमएसयू की तरह काम करे? एमएसयू तो एकमात्र ऐसा संगठन है जो अपने क्षेत्र के लिए काम कर रही है, और एमएसयू को देखकर पूरे बिहार में चर्चाएं होती है कि भाई एक संगठन है वहाँ पे जो जी अपने जी क्षेत्र के लिए लड़ती है, अपने क्षेत्र के लोगों को अवेयर करती है। और जी हमने तो कई ऐसा काम किया है जिसे देखकर जो है पूरा बिहार, अच्छा, आप एयरपोर्ट की बात करें, दरभंगा एयरपोर्ट जो है बनने में 2-3 साल लेट हो जाता, जी लेकिन हम लोगों ने लड़ के दरभंगा एयरपोर्ट चालू करवा लिया। जी और जी हम लोगों की लड़ाई को लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोगों ने सोशल मीडिया पे, जमीन पे, ट्विटर पे ट्रेंड करवा के हमने एयरपोर्ट हासिल किया। तो जी पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं सब हमारे मॉडल को फॉलो करते हैं। आज जी पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग हो रही है, हमारे मिथिला क्षेत्र से पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग हो, वो भी हमारे मॉडल से इंस्पायर्ड है। जी हमने जी ट्रेंड करवाया है, उसे देखकर वहां के युवा इंस्पायर होकर उन्होंने ट्रेंड करवाया। बिल्कुल चंपारण बिल्कुल। वाले भी जो है हमारे मॉडल से इंस्पायर है। जी भागलपुर में भी हमारे मॉडल से इंस्पायर होकर ट्रेंड कराया जा रहा है। गोपालगंज वाले भी हमारे मॉडल से इंस्पायर है। जी तो कहने का ये मतलब, कहने का ये मतलब है कि बिहार एमएसयू जो है, जी एमएसयू से क्यों जुड़े, इसका जवाब तो सीधी सी इस बात से स्पष्ट होता है ना कि एमएसयू जो कार्य कर रही है पूरे बिहार में उसे लोग फॉलो कर रहे हैं। जी बिहार ही में, अब देश लेवल पे भी लोगों ने एमएसयू पे नजर रखना शुरू कर दिया है और हमारे कामों को फॉलो करते हैं, जी हमारे कामों से प्रेरणा लेकर उसे आगे बढ़ाते हैं, जी उसी जी। तरीके से आगे बढ़ाते हैं, अपने क्षेत्र के लिए वो काम करते हैं, अच्छा इसीलिए ठीक है। एमएसयू की जरूरत है। जी जी। अच्छा, एयरपोर्ट की चर्चा हो गई तो इसमें एक सवाल ये है कि अभी नाम को लेके काफी विवाद चल रहा है, उसमें राज परिवार भी कूद गया, कोर्ट तक मामला पहुंच गया। एमएसयू का क्या मानना है कि किसके नाम पे दरभंगा एयरपोर्ट होना चाहिए? देखिए, हमारा संगठन इन सब चीजों में नहीं पड़ता है, हमें काम से मतलब रहता है। एमएसयू का एकमात्र उद्देश्य है मिथिला का विकास, मिथिला में रोजगार हो। अब किसके नाम से हो, क्या नाम से हो, इस पे हमें क्या पड़ना है भाई, जो लड़ रहे हैं लड़े भाई। हम तो उनको भी कहते हैं कि इन सब चीजों के लिए छोड़िए, जी नाम के लिए जो लड़ रहे हैं उनको तो हम कहते हैं, मैंने कई बार कहा है कि भाई आप नाम के लिए लड़ रहे हो कि बाबा विद्यापति के नाम से हो या उनके नाम से हो, जी आप पहले जी इस बात के लिए लड़िए कि जो है नया टर्मिनल बिल्डिंग जो बनेगा, जी अभी दरभंगा एयरपोर्ट की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। जी हम जी लोगों के दबाव के कारण जैसे तैसे चालू हो गया, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बस स्टैंड से भी खराब है। तो भाई अभी तो मिथिला के लोगों को इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि 80 एकड़ जो 70 एकड़ जमीन बिहार सरकार, केंद्र सरकार ने मांगा है बिहार सरकार से कि जी हम एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाएंगे, हमको 70 एकड़ जमीन दीजिए, जी जी और उसके लिए बिहार सरकार ने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है, अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, कैबिनेट से अभी तक अप्रूवल नहीं आया है कि जी हाँ आप जाइए जमीन को अक्वायर कीजिए। उसके लिए लड़ाई होनी चाहिए, बाद में नाम देख लेंगे। लेकिन जी यहाँ पे तो सब जो है अभी भी नया टर्मिनल बिल्डिंग बना नहीं, सुविधाएं वहां पे मिली नहीं। अब ठंड के मौसम में देखिएगा कितना जो है फ्लाइट कैंसिल होगा। तो ये सब प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, लेकिन जो है कई कुछ लोगों को जो है चेहरा चमकाना है, नाम चमकाना है, फालतू फालतू चीजों पे लड़ रहे हैं। हम जी तो भाई इसकी सख्त आलोचना करते हैं कि भाई पहले बनने दीजिए, उसके बाद लड़िए ना। बना जी। होना है नहीं, इससे कुछ का लड़ रहे हैं। मतलब एमएसयू का ये मानना है कि नाम नहीं काम। काम 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 होना चाहिए। जी और जहां जी तक बात है बाबा विद्यापति की, तो बाबा विद्यापति का क्या दर्जा है वो सबको मालूम है। सबको मालूम। बाबा जी जी विद्यापति जो है हमारे लिए, बाबा विद्यापति के कारण जो है मैथिली भाषा एक कह सकते हैं कस्टमर सूची में है। जो हमारा लिटरेचर था, जो हमारा इतिहास था, है जी उनका भी जी योगदान है। और जी जहां तक महाराजा की बात हुई तो जी उनका भी योगदान किसी से नहीं छुपा है। दरभंगा में आज जो है डीएमसीएच जो है उन्होंने जमीन दिया हुआ था दान, और एम्स जो बनने वाला है उन्हीं के दान दिए हुए जमीन में बनने वाला जमीन है, में, हाँ। एयरपोर्ट के उन्हीं के दान दिए हुए जमीन में बना है। और क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी भी, दो यूनिवर्सिटी उन्हीं के जमीन में है। तो जी दरभंगा महाराज का योगदान तो किसी से छुपा नहीं है, कई सारा उन्होंने फैक्ट्री बनाया है, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। जी ऐसा जी नहीं कि बाबा विद्यापति का भी सब, दोनों हमारे धरोहर है, दोनों हमारे जो है, दोनों महापुरुष जो है हमारे लिए गर्व का विषय है। तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, दोनों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मेरी नजर में दोनों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जी दोनों महापुरुषों को जो है सम्मान सम्मान मिले। मिले। और सम्मान जी। अच्छा, ये एमएसयू का विस्तार कहाँ तक हुआ है? क्या मिथिला के हर प्रखंड तक आप पहुंच गए हैं?
हम मिथिला के हर प्रखंड पर तक तो नहीं पहुंचे हैं, इसमें यह स्वीकार करने में हमें ये कोई लज्जा नहीं आ रही है भाई। हमारे पास, हमने आपको कहा, क्राउड फंडिंग से हम काम करते हैं और क्राउड फंडिंग लाने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे पास रिसोर्स की कमी है, जिसके कारण हम दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, ये बस 2-4-5 जिलों में ही हमारा जो है विस्तार हो पाया है। खासकर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में, दरभंगा मधुबनी में तो हर प्रखंड में हम है ही, समस्तीपुर में भी कई सारे प्रखंड में है, सहरसा में भी है, सुपौल में भी है, मधेपुरा में भी है कुछ प्रखंड में। जी हाँ, दरभंगा मधुबनी के अलावा हम और जिलों में हर प्रखंड में नहीं पहुंच पाए हैं, यह स्वीकार करने में हमें कोई नहीं है। अच्छा। और इसलिए रिसोर्स की कमी है हमारे पास। लेकिन हम आने वाले समय में, जैसे लोगों का विश्वास हम पे बढ़ता जा रहा है, देश दुनिया हमारे और देख रही है, हमें लग रहा है, हमें यह आभास हो रहा है कि रिसोर्स की कमी आने वाले समय में नहीं रहेगी और हम मिथिला के हर जिले में, हर प्रखंड में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेंगे। लेकिन एक सवाल यह बनता है कि अभी आप मिथिला के हर प्रखंड तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि आप मिथिला का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे मिथिला का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, यह अब समझ क्या है कि आप किसी भी संगठन का इतिहास देखें, किसी भी संगठन का, चाहे कांग्रेस का देखें, आरएसएस का देखें, या जो भी भारत में भाजपा का देखें, जो भी भारत की राष्ट्रीय पार्टी है, जी अचानक एक दिन में जो है पूरे भारत में वो नहीं फैली कोई भी पार्टी, है ना? जी 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 एक दिन में कोई भी पार्टी, आप कांग्रेस की ही बात करें या आरएसएस की बात करें, जिसकी बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या एक दिन में उनका विस्तार हुआ है? नहीं। विचारधारा फैलने में समय लगता है। जी जी। एक दिन में तो भाई देखिए, बालू जो है, आप देख, जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है ना? हम तो बालू तो नहीं है ना, हम तो बालू वाला काम नहीं कर रहे हैं कि एक दिन में हम जो है फैला दे और दूसरे दिन ठंडा हो जाए। हम धीरे धीरे चल रहे हैं और विचारधारा धीरे धीरे ही पहुंचती है हर जगह। और हम इसलिए, देखिए, मिथिला का प्रतिनिधित्व हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा संगठन भले ही हर एक प्रखंड में नहीं पहुंचा है, मिथिला के हर एक जिलों में, लेकिन हर एक प्रखंड के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ये कैसे जुड़े हुए हैं हम ऐसे बताते हैं कि हमारा संगठन दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कोलकाता में भी है। और दिल्ली में क्या है कि हम दिल्ली में कोई कार्यक्रम करते हैं, उसमें हम 5000 लोगों को जुटाते हैं, तो 5000 लोगों में जो है हर गांव के लोग रहते हैं। मिथिला में कितना गांव होगा? 5000 से ज्यादा गांव नहीं है। और दिल्ली में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो जितने भी लोग होते हैं अलग अलग गांव से आते हैं, अलग अलग प्रखंड से आते हैं, अलग अलग जिलों से आते हैं। तो हमने ये कहा है कि हम हर मजबूती से हर एक प्रखंड में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन हर एक प्रखंड में, हर एक गांव के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। दिल्ली में जुड़े हुए हैं, मुंबई में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो है हर एरिया में, हर जगह, अगर हम जहां भी जाते हैं, अगर हम पूर्णिया चले जाए, किशनगंज चले जाए, सीतामढ़ी चले जाए, मुजफ्फरपुर चले जाए, मुजफ्फरपुर में चमकी में हमने काम भी किया था, तो हर प्रखंड में हमारे लोग हैं, हमें जानने वाले लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम मिथिला का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा, हमारे लोग हर जगह फैले हुए हैं। एक मजबूत संगठन देने में संसाधन की कमी के कारण, हमारे पास अगर आज संसाधन उपलब्ध हो जाए तो हम तो 2 महीना 3 महीना के अंदर में पूरे नॉर्थ बिहार में, पूरे मिथिला में फैल जाएंगे। हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, इतने हमारे पास स्वयं सेवक हैं, सेनानी हैं हमारे, वो दिन रात घर परिवार छोड़ के हमारे संगठन के लिए, मिथिला के विकास के लिए कार्य करते रहते हैं। हम उनको संसाधन नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, और नहीं उपलब्ध करवा पाने का एकमात्र कारण है कि हमने ये फैसला किया है कि किसी भी नेता के आगे हम नहीं झुकेंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी की दलाली नहीं करेंगे। हम थोड़ा स्लो ही बढ़ेंगे आगे, लेकिन मजबूत हम जो है निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेंगे, बिना दलाली किए हुए आगे बढ़ेंगे, बिना किसी महत्वाकांक्षा के आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं? मिथिला स्टूडेंट यूनियन की उपलब्धि जो अगर मैं कहूँ तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं मोटे मोटे शब्दों में आपको कह देता हूँ। जब मिथिला स्टूडेंट यूनियन का हमने निर्माण किया था तो लोग मिथिला मैथिली बोलना भी नहीं चाहते थे। सोशल मीडिया बात कर रहा, सोशल मीडिया सबसे बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है। इसी सोशल मीडिया के मार्ग को भुनाकर बीजेपी सत्ता में पहुंच गई है। सबको मालूम है 2014 में सोशल मीडिया का कैसा उपयोग बीजेपी ने किया और सत्ता हासिल कर लिया। तो इस सोशल मीडिया पे लोग मिथिला शब्द लिखने से हिचकिचाते थे, अपने आप को मैथिल बोलने से हिचकिचाते थे, लेकिन एमएसयू निर्माण के बाद हमने लोगों को आभास करवाया, हमने लोगों को गौरव बोध करवाया, और लोग हमारे कारण मिथिला मैथिली से जुड़ने लगे, मिथिला मैथिली लिखने लगे। अरे हम, आप छोड़िए, ज्यादा दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्विटर पे जाइए आप, आज से 1 साल पहले ट्विटर पे ही कितने बड़े बड़े लोग थे, पत्रकार थे, जब हमारे बड़े बड़े पत्रकार थे, मिथिला के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े लोग थे,
लेकिन वो अपने आप को मैथिल कहने में, अपने आप को मिथिला के कहने में हिचकिचाते थे। लेकिन आज के दिनों में देखिए, जितने बड़े बड़े लोग हैं सब एक दो महीना में 2 4 5 ट्वीट तो मैथिली में कर ही देते हैं, कुछ ऐसा लिखते ही है जिससे लगता है कि वो मिथिला के हैं। तो जी हमने जी सबसे पहली बात तो गौरव बोध करवाया है, लोगों में यह गौरव दिलाया है कि भाई आप मैथिल होना भी एक गौरव का विषय है। गौरव का विषय पहले भी था, लेकिन लोग भूल चुके थे। मिथिला आइडेंटिटी एक क्राइसिस में था, हमने उस आइडेंटिटी को बचाया है। सबसे जी पहला तो हमारा ये है। दूसरा, हमने लाखों युवाओं को जागरूक करवाया है, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। जी लोग एयरपोर्ट मांग के छीन के सरकार से हम लोगों ने लिया। आपको मालूम होगा कि इसको अगले साल मखाना, जो मिथिला का पारंपरिक फसल है, जी जी मखाना का नाम बिहार मखाना कर दिया गया था। हमने लड़कर उसे मिथिला मखाना करवाया है। तो यह हमारी, तो इसके बाद और कई सारे हमने किए हैं। एलएमएनयू में सेशन हमने नियमित करवाया है। तो हमारी उपलब्धियां, आईटी पार्क का काम बंद था, अगले साल हम लोगों ने आवाज उठाया। 6 साल पहले घोषणा हुआ था, जी बंद जी था, आवाज उठाया तो आईटी पार्क का काम शुरू है। तो कई सारे ऐसे काम है जो हमारे यूनियन ने किया है। लेकिन सबसे बड़ा मैं उपलब्धि जो देता हूँ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला के आइडेंटिटी क्राइसिस को बचाया है। जो हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन ली गई थी, साजिश के तहत हमें छिन्न भिन्न कर दिया गया था, उस आइडेंटिटी को हमने बचाया है। और आज जो युवा, लाखों युवा अपने आप को गर्व से कहते हैं मैथिल हूं मैं, या हम मैथिल छी, या जी मैथिली जी भाषा में लिखाई छे, जी उसका एकमात्र कारण एमएसयू है। क्योंकि एमएसयू ने लोगों को यह गौरव बोध करवाया है कि आप मैथिल, और मैथिल कहने में, मैथिली लिखने में, मैथिली बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए, बल्कि गर्व होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमने 5-6 सालों में लोगों को गौरव बोध करवाया है। मिथिला के आइडेंटिटी को हमने बचाया ही नहीं है, बल्कि इसको फैलाया भी है। अच्छा इसका प्रचार प्रसार भी जी करवाया है। जी जी अच्छा अनूप जी, मिथिला अलग राज्य आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? भाई हमने आपसे कहा कि पहले हमने एमएससी से पहले भी हम मिथिला में काम करते थे, और राज्य आंदोलन ही हमारा मुद्दा था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि राज्य आंदोलन से लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमारे भारत के, मिथिला के लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं। मिथिला के लोग भारत के नाम पे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हर क्षेत्र के लोग, भारत से हमें प्यार है, लेकिन भाई हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। मिथिला के लोगों को, युवाओं को एक मिसकंसेप्शन है कि मिथिला राज्य बनने से हम भारत विरोधी हो जाएंगे या भारत से हम अलग हो जाएंगे। जी उनको जी यह नहीं मालूम है कि भाई भारत का मतलब ही है कि भारत क्या है। भारत संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यों का एक समूह है भारत। बिल्कुल जितने राज्य होंगे उतना अच्छा है, कोई अच्छा भारत से अलग होने वाली बात नहीं है। जी तो ये तो हम लोगों ने देखा कि मिथिला के युवा अभी इस मामले में इसको एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा जी जी तो राज्य तो बनना ही है आज या न कल बनना। और जितने युवा आज मिथिला के विकास के लिए लड़ रहे हैं, वो भी जी वो आज न कल, साल 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद राज्य के लिए लड़ेंगे। क्योंकि जब केंद्र सरकार इसी तरह से हमारी उपेक्षा करेगी, बिहार सरकार भी इसी तरह से उपेक्षा करेगी, तो स्वतः ही लड़के कहेंगे कि भैया हमें इस सरकार में नहीं रहना, हमें इस बिहार में नहीं रहना, हमको अलग राज्य चाहिए। अलग राज्य होगा तो हमारा विकास होगा। अब हमारे नेता जो जीत के जाते हैं पटना में, वो चुप्पा हो जाते हैं। जी कहे छे, वो कहा मुंह जो ठोर सियल, हमारे घर में देखा छोई छे नहीं बजे छे, ठोर सियल छो की, तो वहां पर उसका मुंह जो है बंद हो जाता है। जी पता नहीं क्या उनको डर होता है कि हम मगह के नेता या पटना के नेता उनको क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो डर हो जाता है। लेकिन मिथिला राज्य बन जाने से, मिथिला में रहेंगे तो उनका डर भी थोड़ा कम ही होगा, मुझे लगता है। तो मिथिला राज्य बनना आवश्यक है। जी और जी व्यक्तिगत रूप से मेरा इस आंदोलन को पूर्णतः समर्थन है। जी और मुझे जी ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हर युवा इस आंदोलन को ज्वाइन करेंगे। और जी हमें लगता है कि हमारे संगठन में भी मिथिला राज्य आंदोलन पे हम लोग भी कभी न कभी आने वाले समय में हम लोग इससे मुखर होकर आवाज उठाएंगे। जी जी अच्छा, दरभंगा एम्स का आंदोलन क्या है? आप लोगों ने इस आंदोलन को क्यों शुरू किया? जी, हमने इसलिए आंदोलन को शुरू किया कि मिथिला को जो भी प्रोजेक्ट मिला है, जो भी राज्य सरकार से मिलता है या केंद्र सरकार से मिलता है, सरकार उसको लटकाए रहती है, लटकाए रखती है, लटकाए रहती है। सरकार कहती है, पहले कहती है कि निर्माण होगा, फिर कहती है कि जल्द निर्माण होगा, क्या फिर कहती है निर्माण होने ही वाला है, फिर हो रहा है। तो ऐसे करके कई बार सरकार जो है हमें तारीख पे तारीख देती रहती है और हमसे वोट लेती रहती है। ये तो हुआ, मैं आंकड़ों में बात करता हूँ। जी 2009 में बिहार सरकार ने कहा था कि दरभंगा में हम अत्याधुनिक तारामंडल बनाएंगे। जी आज तक बन के तैयार नहीं हुआ, जी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आने वाले 5 साल में भी तैयार नहीं होगा। जी एयरपोर्ट का हाल आप लोगों को मालूम ही था। जो एयरपोर्ट 12, 15, 16 महीने में बनना था, वो जी बनने में कितना समय लगा, और हम लोगों ने अगर नहीं आवाज उठाया होता तो अभी 2-3 साल और लगता। लगता जी
इसके बाद आईटी पार्क 2014 में रविशंकर प्रसाद ने कहा था, और वो स्क्रीनशॉट बहुत वायरल भी हुआ था, जी। दरभंगा और भागलपुर में अतिशीघ्र आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा, शीघ्र जी। आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा, 2014 में लिखा था। जी जी और 2030 तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ था। जी फिर हम लोगों ने आवाज उठाया, आईटी पार्क पे गए, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे के अवेयर किया लोगों को, जी तो फिर 2021-20 में ही काम शुरू हुआ उस पे। जी 20 के अंत में दिसंबर में काम शुरू हो गया। जी जी 14 में जो घोषणा हुआ था उसका काम 21-20 में शुरू हुआ, कहिए 21 में शुरू हुआ कह सकते हैं, जी ठीक। जी तो तारामंडल आईटी पार्क हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, स्वास्थ्य सुविधाओं पे आता हूँ। डीएमसीएच के बारे में सबने सुना है, सबने जाना है, कितनी जग हसाई हुई है डीएमसीएच को लेकर बिहार सरकार की और मिथिला की, सबको मालूम है। जी पूरे देश के लोग डीएमसीएच को जानते हैं। डीएमसीएच का एक अतीत रहा है, गौरवशाली अतीत रहा है, जी गौरवशाली इतिहास रहा है। अभी भी डीएमसीएच पीएमसीएच के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। जी और पूर्व इतिहास में तो बिहार में डीएमसीएच जैसा हॉस्पिटल था ही नहीं। बिहार में क्या, देश में गिने चुने देश ऐसे में अस्पताल नहीं। जी जी तो आज उस डीएमसीएच को लोग, देश के लोग जानते हैं, लेकिन गलत चीजों के कारण जानते हैं, गलत कारणों के कारण जानते हैं। जी जी तो उसी डीएमसीएच की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ जी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि डीएमसीएच को हम अपग्रेड करेंगे, मतलब डीएमसीएच को अब हम ठीक करेंगे, जी इसे और प्रमोशन करेंगे इसका। जी तो प्रमोशन करके हम क्या करेंगे, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसको हम बनाएंगे, जी बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ा बड़ा भवन बनाएंगे। और सरकार ने कहा कि इसके लिए हम 150 करोड़ रुपया देंगे जी 2016 में ये योजना पास हुआ, जी ठीक। 2016 में योजना पास हो गया, सरकार ने कहा कि 18 महीने के अंदर में हम इसको बना देंगे। जी जी आज 2021 में है, 21 भी अब समाप्त होने वाला है, जी अगस्त खत्म ही होने वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में 21 भी खत्म हो गया। जी और 2020 में सबको मालूम है कोरोना आया था। कोरोना के समय सरकार की एकमात्र प्रायोरिटी थी, एकमात्र सरकार का प्राथमिक उद्देश्य था कि हेल्थ केयर को ठीक करना जी जी है ना, जी हेल्थ केयर को ठीक करना है। तो 18 महीने का प्रोजेक्ट जो है जी आज तक नहीं बन पाया है, अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाया है। जी 2016 में जो अनाउंस हुआ, 2016 में जो बनना शुरू हुआ, 5 साल हो गया, अभी तक नहीं बन पाया, जो 1.5 साल में काम होने वाला था। जी जी अब कोरोना जैसे महामारी में को कंप्लीट नहीं किया गया, तो हमें जी। कहीं ना कहीं लगा कि भैया ये सरकार एम्स भी नहीं सो बनाएगी गई है। इतनी जल्दी। सो क्या गई है सरकार, जानबूझ के करती है। जी सरकार को मालूम है, अरे मिथिला के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, क्या ये लोग करेंगे। अगर इनमें प्रतिरोध करने की क्षमता होती, विरोध करने की क्षमता होती, तो इनको हम मजदूर बना के दिल्ली, मुंबई, पंजाब जाने पे मजबूर थोड़ी करते। पंजाब में हमारे लोगों को अफीम मिलाकर चाय पिलाया जाता है ताकि 18 घंटे उनसे काम लिया जा सके। तो जानती है सरकार कि इन लोगों में आत्मसम्मान नहीं बचा हुआ है, इन्होंने अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया है पंजाबियों के पास, गुजरातियों के पास, मराठियों के पास। पूरे देश में हमने अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया और वहां पे हम काम करते हैं और एकदम हम ठहाका मारते हैं कि मिथिला में ये है, मिथिला में वो है, मिथिला में की नहीं है, मिथिला में ई है, मिथिला में की भुखमरी है, बेरोजगारी से, पलायन से, अशिक्षा से, सब कुछ है, वृद्धाश्रम है। तो हमको मालूम था कि सरकार जो है नहीं करेगी, और बस नहीं किया भी। 6 साल हो गया अभी तक, है ना, 6 साल हो गया कि एम्स जो है अनाउंस हुए, 6 साल हो गया, अभी तक एक सीट भी नहीं रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा कर दिया कि भैया अब तो हम एम्स बना के ही रहेंगे, 1264 करोड़ से हम एम्स बनाएंगे, बड़े बड़े वादे किए गए और वादे करके जो है वोट ले लिया। तो हमने कहा कि अब सरकार को हम कहेंगे जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोगों ने एक आंदोलन की शुरुआत की है, जिसका नाम है घर घर से ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, अपन ईंटा अपन एम्स। इस अभियान के तहत हम लोगों ने ये कहा, सोचा कि हम गाँव में जाएंगे, लोगों से ईंटा मांगेंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार ने 6 साल में एक ईंट भी नहीं दिया है, और बताएंगे कि सरकार ने एम्स हमारे मिथिला में जितना भी प्रोजेक्ट आया है, चाहे कोसी पे पुल की बात करें, सब जो है समय पे नहीं बना है, सब 10 साल 15 साल का विलम्ब हुआ है। और एम्स भी जो है सरकार की हरकतों से ये लग रहा है कि अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ये एम्स 2035 में बन के तैयार होगा, और इससे पहले सरकार क्या करेगी, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिलान्यास कर देगी
ठीक, 25 में काम करना शुरू कराएगी, जी 30 जी में क्या करेगी, आधा अधूरा ओपीडी शुरू कर देगी, और 35 में जो है फुल फ्लेजेड एम्स शुरू कर देगी, और एक एम्स के मुद्दे पे 10 बार वोट लेगी। और जब तक एम्स नहीं बनेगा तब तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट दूसरा देगी भी नहीं, जी क्योंकि एम्स तो है ही वोट लेने के लिए। जी तो जी हमने कहा कि नहीं, प्रतिकार करना चाहिए। जी कम से कम जो जागरूक युवा है, जिनको इसकी समझ है कि ये सरकार डबल इंजन की सरकार हमको ठग रही है, जी तो डबल जी इंजन है ना। हाँ, लोग डबल कहते हैं कि इंजन। बिहार सरकार देरी करे, हम कहते हैं कि हमने तो हमारे यहाँ के लोगों ने जी नीतीश बाबू को वोट ही नहीं दिया, सबने तो मोदी जी को वोट दिया, क्योंकि बिल्कुल। मोदी जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं, जी हमारी जी गाड़ी जो है, विकास की गाड़ी जो है बहुत तेजी से चलेगी। जी तो जी इसीलिए हमने सोचा है कि डबल इंजन सरकार को यह एहसास करवाने के लिए कि अब जी झूठे वादे आपके नहीं चलेंगे, झूठे नारे से अब जो है काम नहीं चलेगा। जी मिथिला जी के लोग जग चुके हैं, मिथिला के लोगों ने मोर्चा बांध लिया है, मिथिला के लोगों ने फाड़ बांध लिया है। जी अब आपको एम्स बनाना ही होगा, अगर आप नहीं बनाएंगे तो जनता बनाएगी, और इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी क्या हो कि गई? जनता जी खुद से अस्पताल बनाएगा। सरकार में थोड़ी सी भी लज्जा होगी, थोड़ी सी भी शर्म होगी सरकार के पास, तो हमें लगता है कि सरकार कुंभकर्णी निद्रा से जागेगी, और सरकार ने जो भी वादे किए हैं उसे निभाएगी। पूरे। और अच्छा। शर्म नहीं होगा तो जी सरकार को जी। हम छोड़ेंगे। जी अच्छा, जी ये अनूप जी, जी। शिलान्यास का डेट कब रखा है आप लोगों ने? हम लोगों ने 8 सितंबर तारीख डेट रखा है, जी और नारा जी दिया है कि 8 सितंबर दरभंगा चलो, मिथिला के जितने भी जिले हैं हर जगह से लोग हमारे आएंगे, जी जी। दरभंगा आएंगे, और दरभंगा में एम्स बनाने के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। अच्छा, अब तक कितनी ईंटें जुट गई हैं आप लोगों के पास? हजारों की संख्या में ईंटें जमा हो गई है, जी और जी हर गांव गांव में, ब्लॉक ब्लॉक में, प्रखंड प्रखंड में ईंटें रखी जा रही है। जी और हम ईंटों का कलेक्शन जो है, जैसे नजदीक आएगी तारीख, हम हमारा जो है ट्रैक्टर जाएगा, और हर गांव जहां जहां कलेक्शन करके रखा हुआ है वहां से हम ईंटें उठाएंगे और दरभंगा लेकर आएंगे। अच्छा। एमएसयू कब तक चुनावी राजनीति में आ जाएगी? देखिए, एमएसयू तो एक गैर राजनीतिक संगठन है, ये चुनावी राजनीति में नहीं आएगी। जी लेकिन जैसे मैंने कहा कि संगठन रीस्ट्रक्चर के दौर में चल रहा है, जी हमें यह एहसास हुआ है कि जी भले ही एमएसयू संगठन चुनावी राजनीति में नहीं आए, जी लेकिन मिथिला के लिए सोचने वाले लोग, जो मिथिला के विकास के लिए जिनके पास विजन है, जी उनको विधानसभा में जाना होगा। इस पे एमएसयू का स्पष्ट मत है, और इस पे एमएसयू के हर एक व्यक्ति इस पे सहमत है कि जी मिथिला के लिए लड़ने वाले, मिथिला के लिए बोलने वाले, जिनके मन में मिथिला है, तन में मिथिला है, उनको विधानसभा में भेजना होगा, इनको विधानसभा में पहुंचाना होगा। अगर हम मिथिला के विकास को देखना चाहते हैं, अगर हम जी चाहते हैं कि मिथिला का सर्वांगीण विकास हो, मिथिला की बेरोजगारी हटे, मिथिला में पलायन रुके, जी मिथिला में इंडस्ट्री लगे, मिथिला में शिक्षा खत्म हो, जी मिथिला की नारी सशक्त हो, मिथिला जो वृद्धा आश्रम बन गया है, यहाँ पे वृद्ध और बच्चे हैं, वो परंपरा खत्म हो, हम अपनी अगर संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपनी भाषा मैथिली को बचाना चाहते हैं, तो हमें यह एहसास हो चुका है, और सभी मिथिला के लोगों को भी एहसास हो चुका है कि हमें मिथिला के लोगों को विधानसभा में भेजना होगा। भाजपा के टिकट से अगर कोई में जाएंगे, जी आरजेडी के टिकट से अगर कोई विधानसभा में जाएंगे, कांग्रेस के टिकट से विधानसभा में जाएंगे, तो जी वो मिथिला का विकास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी के बंधनों में बंधे होते हैं, पार्टी जी के दायरों में बंधे होते हैं, जी और वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। जी लेकिन मिथिला के नाम पे, जी मैथिली के नाम पे, मिथिला के विकास के नाम पे जी अगर लोग जाते हैं विधानसभा में, तो उन पे कोई बंधन नहीं होगा, वो जी स्वतंत्र होंगे, और जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा में वो दबंगता भी दिखाएंगे, बाहुबल भी दिखाएंगे, जो दिखाना होगा वो दिखाएंगे। जी तेलंगाना वालों ने राज्य आंदोलन, राज्य लेने के लिए, आपको मालूम है, लोकसभा में मिर्ची स्प्रे कर दिया था। बिल्कुल। जरूरत पड़ेगा तो वो मिर्ची स्प्रे करने से भी नहीं हटेंगे कि भैया हमारा अधिकार दो, नहीं दोगे विधानसभा चलने नहीं देंगे, सस्पेंड करो, जो करना है तुमको करो। ऐसे लोगों की जरूरत है जो जहाँ पे हर तमाम तरह के काम कर सके, जो मिथिला के विकास के लिए करना है। इसका इससे मतलब, MSU सहमत है। हाँ, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द एमएसयू चुनावी राजनीति में आ जाएगी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि चुनावी राजनीति में आएगी। हमारे जी। कहने का मतलब है कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, और एक एमएसयू जो है, एक तो कैसे जैसे मैंने कैसे कहा, सपोर्ट करेंगे? आप तो किसी पार्टी को सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो कैसे आप सपोर्ट करेंगे? मैं चुनावी राजनीति की बात कर रहा हूँ। एमएसयू, जैसे मैंने कहा कि एमएसयू रीस्ट्रक्चर हो रहा है, जी तो हमें हमारे एमएसयू के कुछ जो नौजवान हैं, जो छात्र नहीं हैं, जी और जी कुछ हमारे जो विजनरी लीडर है हमारे हैं, बिल्कुल। वो अब उन्होंने एक जो है, अब एक और संगठन बहुत जल्द मिथिला में एक और संगठन बनने वाला है, जी क्योंकि जी एमएसयू में हमने जैसे कहा है कि जो 30 से ऊपर होते हैं वो हमारे अभिभावक बन जाते हैं, बिल्कुल। और हमने अभिभावक के रूप में वो अपना पूर्ण क्षमता के साथ काम नहीं कर पाते हैं, और 30 साल जो है वो उम्र अभिभावक बनने की उम्र भी नहीं जी है ना। 30 जी साल की उम्र में हम लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी बनने के लिए कहते हैं, ये सही भी नहीं है। जी जी हम अपनी क्षमताओं का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें हम्म। ये एहसास हुआ है, और हम लोग
1 से 2 महीने में एक नए संगठन बनाने जा रहे हैं, एक नए संगठन की घोषणा करने जा रहे हैं। जी जी वो संगठन इसी आइडियोलॉजी पे बेस होगी कि कैसे करके हमें अपने मिथिला के लिए सोचने वाले लोगों को मतलब वो जो नया संगठन होगा वो चुनावी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेगी। मैं विशेष नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी तो इतना ही कहूंगा कि एक नया संगठन जो है उसका निर्माण होने वाला है। जी जी वो उससे बातें हो रही है, उससे लगातार इंटरनल हम लोगों का मीटिंग हो रहा है, चर्चाएं हो रही है, वो स्टेप ले रहा है। जी तो जी उसमें क्या स्टेप लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा अभी तो अंडर प्रोसेस है, लेकिन जी जल्द ही आप एक नया अवतार देखेंगे, नया संगठन देखेंगे। और यह संगठन आप देखेंगे कि बेगूसराय से शुरुआत इस संगठन की होगी, समस्तीपुर से इस संगठन की शुरुआत होगी, बहुत बढ़िया। पूर्णिया में संगठन की शुरुआत होगी, सहरसा में संगठन की शुरुआत होगी। जी तो इस जी संगठन का उद्देश्य होगा कि जो एरिया हमसे छूट चुका है, जहाँ पर हम नहीं जा पाए हैं, पहले वहां उन पे हम एरिया को अपने आप कवर करें। कवर करें। जी जी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है मेरा, ठीक है। इस वीडियो के लिए अंतिम प्रश्न है, हम लोग अब कई बार आएंगे, ठीक है, जी जी कि जी जी। एमएसयू का चरम लक्ष्य क्या है? देखिए, एमएसयू का चरम लक्ष्य हमारा, जैसे हमारा एक हमने कह ही दिया है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि विधानसभा जाना। मैंने स्पष्ट एक बात कहा, कई लोग कहते हैं कि एमएसयू का निर्माण जो है कई लोग कुछ लोग अपने एमएलए बनने के लिए किया है इन्होंने। हमारा लक्ष्य है मिथिला का विकास, हमारा चरम लक्ष्य है कि मिथिला हमारा विकसित था। अगर इतिहास देखें तो मिथिला में आप एक विवाह में जो है अक्सर गीत मिथिला में बजाया जाता है। तो उसमें ये चर्चा होता है कि मिथिला में जब राम जी आए हुए थे तो उस समय उन्होंने देखा था कि हमारे यहाँ के जो डोम थे वो भी सोने की थाली में जो है, उनके यहाँ भी सोने की थाली का ढेर लगा हुआ था। तो मिथिला हमारा इतना विकसित था। अब जी वो तो नहीं हो सकता है कि सोने की थाली हर घर में है, जी लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि मिथिला के लोग जो रोजी रोटी करने के लिए, जी जी सब्जी बेचने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, जी ठेला चलाने के लिए लद्दाख तक जाते हैं, लद्दाख तक वो पलायन करते हैं, पंजाब मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वो रुक जाए कम से कम, वो रुके। लोग पलायन कर देंगे, पलायन के हम विरोधी नहीं है। हमारा ये मानना है कि जो पढ़े लिखे लोग कहीं अगर जाते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो उससे देश का नाम रोशन होता है, मिथिला का नाम उससे आगे बढ़ेगा। लेकिन जी जो रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए जाते हैं, रेहड़ी पटरी लगाने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए अगर कहीं किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं, तो उससे हमारे क्षेत्र का नाम जो है बदनाम होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा इस वक्त लक्ष्य है कि जिस दिन हम ये रोजी रोटी के लिए पलायन जो लोग करते हैं मजबूरी बस, उसको जिस दिन हम रोक देंगे, हम समझेंगे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। बेरोजगारी जब जिस दिन हम खत्म कर देंगे, पलायन जिस दिन खत्म कर देंगे, मिथिला में आप मिथिला के बारे में जानते होंगे, आप पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन आज ये हालात है कि सहरसा, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा जैसे हमारे जो क्षेत्र है, मिथिला के जिले हैं, जी वहाँ पे अशिक्षा सबसे ज्यादा है। दरभंगा, मधुबनी में भी ऐसा नहीं है कि बहुत शिक्षित यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। कम है। जी जी हाँ, तो जो हमारा शिक्षा, जो हम पढ़े लिखे थे, जो कहा जाता था हमारे बारे में कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब हम तो मूर्ख हो गए हैं, अनपढ़ हो गए हैं, जाहिल हो गए हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि भाई यहाँ पे कैसे भी करके अशिक्षा को खत्म करना। हमारे यहाँ की महिला विदुषी हुआ करती थी। जी जी आज आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में जिस समय महिला हमारे यहाँ विदुषी होती थी, आपने गार्गी का नाम सुना होगा, भारती का नाम सुना होगा। तो हमारे यहाँ जिस क्षेत्र की महिलाएं इतनी विदुषी हुआ करती थी, जिस जमाने में महिलाओं की पढ़ाई को उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था, जी जी तो उस जमाने में हमारे यहाँ की महिलाएं विदुषी होती थी। लेकिन आज क्या हालात हो गए हैं ये सबको मालूम। जी तो एमएसयू का चरम लक्ष्य यही है कि यहाँ से बेरोजगारी और शिक्षा पलायन खत्म करना है, और यही हमारा चरम लक्ष्य है। विधानसभा जाना, एमपी एमएलए बनना, मंत्री बनना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये तो हम लोग जब चाहेंगे 2-4 लोगों को हम बनवा सकते हैं। जिस पार्टी के साथ हम कहेंगे भाई टिकट हमको दीजिए, हमारे लड़कियों को दीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमें टिकट मिल जाएगा। जी और मैं जी ये दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस पार्टी के साथ हम चाहें 2-4-5 टिकट हम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जाएंगे नहीं है। जहां भी कहेंगे हमारा फोर्स है, जी बहुत मिल जाएगा। लेकिन हमको मालूम है कि अगर हमारे लड़के बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे, आरजेडी के टिकट से लड़ेंगे, जी तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। विधायक बन जाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। जी तो हम चाहते हैं कि हम लोगों के लोग, हमारे लड़के अपने दम पे कुछ भी बने, मिथिला के दम पे बने, मैथिल के दम पे बने, ताकि वो कुछ कर जी सके। हमारा दोस्तों, मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के बारे में अनूप जी ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से बताया है। हम अगली बार नए वीडियो में किसी खास शख्सियत के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।